दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान के मिसाइल हमले ने इजरायल के दिल तेल अवीव को हिला दिया। क्लस्टर मिसाइल के टुकड़ों ने कई शहरों में मचा दी तबाही, यहूदियों में मौत और घायल। वहीं सऊदी अरब के एयरबेस पर हमला, अमेरिकी सैनिक घायल, महंगे सैन्य विमान तबाह। और इसी के साथ ईरानी सेना को चीनी कंपनी ने दिया चीप टेक्नोलॉजी और सैन्य तकनीक। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह का बड़ा धमाका, इजरायली सेना को पहले जाल में फंसाया, फिर किया भीषण हमला। वहीं नेपाल में बालन शाह पीएम बनते ही एक्शन मोड में, पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार। तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, शुक्रवार शाम ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल हमले में इजरायल के सेंट्रल हिस्से में बड़ा नुकसान हुआ। इस हमले में एक इजरायली की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक ये एक क्लस्टर यानी टुकड़ों में फटने वाला मिसाइल था, जिसके गिरने के बाद उसके टुकड़े अलग अलग जगहों पर फैल गए। बताया जा रहा है कि मिसाइल के टुकड़े करीब 10 अलग अलग जगहों पर गिरे, जिनमें तेल अवीव, रमत गन और गियोताइम जैसे इलाके शामिल हैं। इन धमाकों से कई इमारतों, सड़कों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायल के सुरक्षा आंकड़ों के अनुसार अब तक इस जंग में 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान की तरफ से अब तक 550 से ज्यादा मिसाइल और 765 से ज्यादा ड्रोन दागे जा चुके हैं। इस लगातार हमले के चलते कई शहरों से लोगों को निकालना पड़ा है। सबसे ज्यादा लोगों को तेल अवीव से हटाया गया, जहां 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इसके अलावा डिमोना, अराद और बेरशेवा जैसे शहरों से भी सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल सरकार लोगों को होटल्स में शिफ्ट कर रही है, खासकर इलाट में, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और ईरानी हमले में उनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि लगातार इजरायली डिफेंस सिस्टम अब नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं ईरान ने शुक्रवार को सऊदी अरब के एक एयरबेस को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और कई विमान तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में ईरानी मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इन हमलों में कई अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने सैनिक घायल हुए और उनकी चोटें कितनी गंभीर है। वहीं आर्मी सार्जेंट बेंजामिन एन पेनिंगटन की 1 मार्च को हुए एयरबेस पर हमले में घायल होने के बाद कुछ दिनों बाद मौत हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार को बताया कि इस संघर्ष में 300 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार को सऊदी अरब के एक सैन्य अड्डे पर ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और कई विमान डैमेज हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों अधिकारियों ने सैन्य मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए नाम ना छापने की शर्त पर बात की। अधिकारियों ने बताया कि प्रिंस सलमान एयरबेस पर हुए हमले में कई अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान क्षतिग्रस्त हो गए। विमानों को हुए नुकसान को दर्शाने वाली सैटेलाइट तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी SMIC पर अमेरिका ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये कंपनी ईरानी सेना को चिप बनाने से जुड़े उपकरण और तकनीक सप्लाई कर रही है। इस कंपनी पर अमेरिका ने बहुत पहले से प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन कंपनी ने करीब 1 साल से ईरान को तकनीक सप्लाई करना जारी रखा है। ये जानकारी ट्रंप प्रशासन के 2 सीनियर अफसरों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दी है। इन अफसरों का कहना है कि चीन ने अभी तक सप्लाई रोकी नहीं है। अमेरिकी अफसरों ने कहा कि इस सहयोग में तकनीकी ट्रेनिंग भी शामिल हो सकती है, यानी ईरान को चिप बनाने की तकनीक सिखाई गई होगी। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये उपकरण अमेरिकी तकनीक पर आधारित थे या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन हो सकता है। इस मुद्दे पर SMIC, वाशिंगटन में मौजूद चीनी दूतावास और संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। चीन का कहना है कि वो ईरान के साथ सामान्य व्यापार करता है। वहीं SMIC पहले भी ये कह चुकी है कि उसका चीनी सेना से कोई संबंध नहीं है। अमेरिका ने 2020 में SMIC को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था,
जिससे उसे अमेरिकी तकनीक और उपकरणों तक पहुंच कम हो गई। 2024 में भी अमेरिका ने इस पर और सख्त प्रतिबंध लगाए, जब कंपनी ने हुवेई के मेट 60 प्रो फोन के लिए एक मॉडर्न चिप बनाई थी। अमेरिका को चिंता है कि अगर ईरान को यह तकनीक मिलती है तो वह अपने हथियार और सैन्य सिस्टम को और मजबूत कर सकता है। इस खुलासे से अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका पहले से ही चीन की एडवांस चिप इंडस्ट्री को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे नई तकनीक तक पहुंच ना मिले। इसके अलावा हाल ही में यह खबर आई थी कि ईरान चीन से एंटी शिप मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इन चिप उपकरणों का इस युद्ध में कितना इस्तेमाल हुआ है। चीन ने अभी तक मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सभी देशों से जल्द शांति वार्ता शुरू करने की अपील की है। और इसी के साथ दोस्तों, शनिवार तड़के हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने एक इजरायली सेना की टुकड़ी को जाल में फंसा लिया। ये टुकड़ी दक्षिणी लेबनान के तैयबा इलाके से लिटानी नदी की तरफ बढ़ रही थी, तभी पहले से तैयार घाट में उसे घेर लिया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उनके लड़ाकों ने रॉकेट, तोप के गोले और ड्रोन से हमला किया, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। उन्होंने यहां तक कहा कि यह इलाका मौत का मैदान बन गया और इजरायली सेना को अपने घायल और मारे गए सैनिकों को धुएं और फायरिंग की आड़ में निकालना पड़ा। इससे एक दिन पहले भी हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने 46 हमले किए, जिनमें मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर इजरायली ठिकानों, सेना और बस्तियों को निशाना बनाया गया। उधर दूसरी तरफ इजरायल का हवाई हमला जारी है। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, जिससे भारी तबाही की खबरें हैं। इसके अलावा दक्षिण और पूर्वी लेबनान के कई शहरों और गांवों जैसे नबातिया, सैदा और बेका क्षेत्र में भी जोरदार बमबारी की गई। इजरायली सेना ने बिना किसी चेतावनी के कुछ इलाकों पर हमला किया और बाद में बयान जारी कर कहा कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही, जबकि इन हमलों में आम लोगों की जान जा रही। साथ ही दक्षिणी बेरूत के कई इलाकों को खाली करने का आदेश भी दिया गया, जिससे लोगों में डर का माहौल है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, नेपाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद बालन शाह एक्शन मोड में आ गए हैं। जेएनजेड के विरोध प्रदर्शन के दौरान लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गुंडू से गिरफ्तार किया। साथ ही पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर उच्च पदों पर रहते हुए भी जेएनजेड के विरोध प्रदर्शन के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर पीएम बालन शाह की अध्यक्षता में सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को इस मामले को संज्ञान में लिया गया। इसके बाद सरकार के आदेश पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। बैठक के दौरान पिछले साल सितंबर में हुए जनरेशन जेड आंदोलन की उच्च स्तरीय जांच आयोग की रिपोर्ट को तुरंत लागू करने का फैसला लिया गया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।